माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुनते ही शरीर में एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, यूं ही इसको पावर हाउस नहीं कहा जाता। माइटोकॉन्ड्रिया बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 या 2 क्वेश्चन हर साल माइटोकॉन्ड्रिया से पूछे जाते हैं। चलिए, यूनिट सेकंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेते हैं इसको आज। ओके 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 ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके सर, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया डाल दो हेडिंग इंग्लिश में। एक लड़की ने कमेंट करा कि सर माइटोकॉन्ड्रिया को जीएसटी लगा कर पढ़ाना। यार उस माइटोकॉन्ड्रिया में मैं जीएसटी कहाँ से लगा दूँगा? भाई जल्दी बताओ। हाँ, अगर देख रहे हो मेरी वीडियो जिसने कमेंट करा है, बताना कैसे जीएसटी लगाऊं, जल्दी बताओ। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ये पता है सबको कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है जो सेल के भीतर ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस लाइन को बाद में लिखेंगे, ये सबको पता होती है। 9 से आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए हो और इसके बारे में सबको पता, लेकिन इसकी ना पहले खोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? खोज पढ़ते हैं। चलिए, खोज भी लिख देता हूँ और एक लाइन में ये भी लिख देता हूँ, क्योंकि ये लाइन बहुत मोस्टली है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए इस लाइन को लिखना बड़ा ज़रूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया को, ओके सर, माइटोकॉन्ड्रिया को मैं जीएसटी लगा के पढ़ाऊँगा आज से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, सेल मतलब कोशिका का, सेल का पावर हाउस कहते हैं। ओके ओके ओके, दिख रहा है आप लोगों को? अरे क्यों नहीं दिखेगा यार, सेल का पावर हाउस कहते हैं, HOUSE, पावर हाउस कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं जल्दी बताओ बेटा, फास्टली। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सेल के भीतर, ओके सर, सेल के भीतर क्या करता है? सेल के भीतर एनर्जी उत्पन्न करता है, ठीक है। ओके सर, एनर्जी उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उत्पन्न करता है, ठीक है भाई। चलो, आपने सर पढ़ा दिया, हम समझ गए। इसके आगे जो है ना, अब लाइन लिख पाता हूँ को माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ये सेल के भीतर एनर्जी उत्पन्न करता है। ये मोस्टली लाइन है, सबसे पहले यही लाइन लिख देनी है आपको, ठीक है सर। लिख देंगे, लेकिन ये एनर्जी उत्पन्न कैसे करता है ये नेक्स्ट आगे देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए, इससे पहले इसके खोजकर्ता का नाम लिख दें। कई साइंटिस्ट ने हाथ डाला। सबसे पहले आपने सुना होगा यानी कि एडवर्ड बोन कोलिकर, ठीक है। शॉर्ट में बोलते करो, आप डायरेक्टली बोल दो कोलिकर ने 1897 में पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी। हालांकि उस समय इतना डेवलप नहीं था, बाद में अल्टमैन आया 1890 में, फिर उसके बाद में 1898 में, ठीक है, वेंडा आया जिसने कंप्लीटली माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो सर्वप्रथम खोज, ध्यान देना इस चीज़ पे ध्यान दे बेटे। सर्वप्रथम खोज जो की थी ना, सर्वप्रथम खोज, ठीक है, एडवर्ड वॉन कोली, ठीक है, एडवर्ड बोन कोलिकर, कर में ई आर ला, चलो ए आर लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्ड बोन कोलिकर ने सन 1857 में की, 57 में की थी। सोच लो, दिमाग लगा लो। सबसे पहले की थी। उसके बाद में रिचर्ड आए। कौन? रिचर्ड अल्टमैन, ठीक है, रिचर्ड अल्टमैन, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय गया। बोले भाई रिचर्ड अल्टमैन ने ही माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी। कोलिकर देखते रहे, बोले यार लो, हमने इसकी नींव रखी और हमारे नाम खत्म हो गया। थोड़ा सा नाम आता। सर्वप्रथम खोज किसने करी? एडवर्ड वॉन कोलिकर ने सन 1857 में की थी, ठीक है। अब रिचर्ड अल्टमैन ने, ठीक है, इसको कहाँ देखा? जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, यानी कि कोशिकांग जिसको बोलते हो, यानी कि जैसे मैंने बोल दिया ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ऑर्गेनेल्स में, ठीक है, यानी कि रिचर्ड अल्टमैन ने ऑर्गेनेल्स में, ठीक है, ऑर्गेनेल्स में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को 1800 कब की बात है, 90 में देखा, ठीक है, 90 में देखा था, ओके। यानी कि रिचर्ड अल्टमैन ने ऑर्गेनेल्स में, रिचर्ड अल्टमैन ने ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को 1890 में देखा था। इसका नाम पता है क्या रख दिया इन्होंने? इसका नाम रख दिया था इन्होंने, बड़ा शानदार नाम रखा था,
इसका नाम इन्होंने रखा बायोब्लास्ट, बायोब्लास्ट, ठीक है, ओके ओके, बायोब्लास्ट ये रखा था, बायोब्लास्ट रखा, इसका नाम बायोब्लास्ट रखा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का जो श्रेय होता है ना वो रिचर्ड अल्टमैन को जाता है, क्योंकि यही जो थे सब कुछ काम इन्होंने करा, ठीक है। इन्होंने ऑर्गेनल्स सेल के जो कोशिकांग होते हैं उनमें इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और नाम रख दिया था बायोब्लास्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद में जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक है, किसने दिया था? कार्ल बेंडा ने, ठीक है। तो कार्ल बेंडा ने कब सन 1898 में, 1898 में सी बेंडा, लाइन पे ध्यान देना बेटे, सी बेंडा ने, ओके ओके, बेंडा में ई बनाओ, सी बेंडा ने, ठीक है, सन 1898 में सी बेंडा, कार्ल बेंडा ने, ठीक है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा, माइटोकॉन्ड्रिया कहा, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, DRIA कहा, ठीक है। तो बेटा सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, यानी कि कहाँ से शुरू हुआ, इनका नाम क्या है? AB, यानी कि एल्बर्ट बॉन कोलीकर ने सन 1857 में इसकी खोज की थी। रिचर्ड अल्टमैन ने इसको ऑर्गेनेल्स में देखा और इसका नाम क्या रख दिया? बायोब्लास्ट रख दिया। और बाद में सन 1898 में सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? सी बेंडा ने दिया, ठीक है। यह हल्का सा बेसिक नॉलेज मैंने पढ़ा दिया आपको। अब पढ़ते हैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ना, यही पेपर में आपको अच्छे से लिख के आनी है, ठीक है। चलिए, तो खोज समझ में आई, खोजबीन समझ में आया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो श्रेय किसे दिया गया? रिचर्ड अल्टमैन को। चलिए आगे देखते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, डाल दो हेडिंग, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, STRUCTURE, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी टॉपिक है। तो जल्दी बताओ, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कौन सी सेल में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सर वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, चाहे एनिमल हो, मनुष्य हो, ठीक है, पक्षी हो, पशु हो, जी कोई भी हो। लेकिन बैक्टीरिया में ये नहीं पाया जाता, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाया जाता, इतना ध्यान देना। सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, सेल के किस भाग में पाया जाता है? केंद्रक में या साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अच्छा, इसका रूप क्या होता है? ये बहुरूपीय होता है। किसी किसी सेल में ये पतले तंतु रेशे के समान भी पाया जाता है, किसी किसी सेल में छोटी छड़नुमा होता है, किसी किसी सेल में ये दाने के समान भी होता है, ठीक है। तो ये बहुरूपीय होता है, कई रूपों में पाया जाता है, इसका ज़्यादा कोई रूप नहीं होता, ठीक है, समझ लो। तो मैं इस लाइन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अल्ट्रा सबसे पहले ये जो होता है कहाँ पाया जाता है बेटे? यह है साइटोप्लाज्म में, ध्यान देना, साइटोप्लाज्म में, ओके सर, ये साइटोप्लाज्म में, ठीक है। छोटे दाने, देखो बहुत सिंपल सी भाषा है, छोटे दाने या पतले तंतु, या पतले तंतु, ठीक है, पतले तंतु, ओके ओके ओके, या छोटी छड़, सूक्ष्म छड़ बोल देते हैं इसको हम, छोटी छड़ जैसी संरचनाओं के रूप में पाया जाता है, जैसी संरचनाओं के रूप में पाया जाता है, ठीक है, के रूप में पाया जाता है, ठीक है सर, रूप में पाया जाता है, ठीक है, ओके सर, पाया जाता है। यह यूकैरियोटिक, यह यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। अच्छा, इसका आकार कितना होता है? जल्दी बताओ बेटे, इसका आकार कितना होता है? साइज जल्दी बताओ। साइज जो होता है ना इसका, वो होता है 0.2 माइक्रोन से और 5 माइक्रोन के बीच होता है, ठीक है, 0.2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन, ज़्यादा बड़ा ना, छोटा सा ही होता है। अच्छा ठीक है, क्या ये प्रत्येक सेल में पाया जाता है? देखो हमारी बॉडी में कितनी सेल है, जल्दी बताओ, हमारी बॉडी में कितनी सेल होंगी? 4, 5, 10, 50, 100 अनंत सेल होती हैं, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हेड में, दिल में, आय हाय आय हाय, हाथ में, पैरों में, हर जगह क्या होती है अजय, घुटनों तक, अजय हर जगह क्या होती है? सेल होती है। उस सेल के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि सेल के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, पर सेल में इसकी संख्या 500 से 1500 के बीच हो सकती है, ठीक है, 1500 से यानी कि 500 से, यानी कि प्रत्येक सेल में, ओके ओके ओके, प्रत्येक सेल में इनकी संख्या जो है ना, इनकी किनकी? माइटोकॉन्ड्रिया की
प्रत्येक सेल में इनकी संख्या 500 से 1500 तक हो सकती है और हर एक सेल में पाए जाते हैं, हर एक सेल में पाए जाते हैं। ओके सर। अच्छा, जो ये होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, वो होता है और होना काफ़ी नहीं होता। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना वो दो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन एंड डबल चैम्बर से मिलकर बना होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर और अब बनेगा इसका डायग्राम। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, फोकस करें लाइन पर ठीक से। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बोलो ओके ओके। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन, DOUVLER, डबल मेम्ब्रेन तथा यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन तथा डबल चैम्बर से मिलकर बना होता है, डबल चैम्बर से। ठीक है, डबल चैम्बर से मिलकर बना होता है। ठीक है, मिलकर बना होता है। ठीक है, बना होता है। अब ये जो है ना, जो हमारी डबल मेम्ब्रेन है वो डबल चैम्बर है, वो कहाँ है, वो निम्नलिखित है। चलिए पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फास्टली करते हैं इसको रेज। ओके सर माइटोकॉन्ड्रिया तो बड़ा इजी टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक, अरे यार सबसे सिंपल, सबसे इजी, 2 रुपये के इजी से भी इजी है, नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये भाई BSc लेवल का है, ये ध्यान देना। ठीक है, कभी सोचो कि यार 12th क्लास का, 9th क्लास का बस बता दिया कि पावर हाउस की एनर्जी कहाँ से कहाँ निकालता, भैया लिख के आना पड़ेगा। होता है जो निम्न है। तो सबसे पहले जो है ना वो हमें देना पड़ेगा आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि 2 मेम्ब्रेन है हमारी भाई। एक तो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होगी, अच्छा होगी नहीं होगी, यानी कि बाह्य झिल्ली होगी मेम्ब्रेन, BRANE, और एक हमारी इनर मेम्ब्रेन होगी, एक हमारी आउटर चैम्बर होगा और एक हमारा इनर चैम्बर होगा। चलिए डायग्राम मैं बना रहा हूँ, मेरे साथ साथ बनाना। ठीक है, देखो थोड़ा सा यार बन जाए बढ़िया तो अच्छा लगेगा, और ना बने बढ़िया तो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, दिस इज़ ए आउटर मेम्ब्रेन, और इसी आउटर मेम्ब्रेन के द्वारा जो होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया घिरा होता है। इसकी जो मोटाई होती है बेटा ध्यान देना, इसकी जो मोटाई होती है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है वो लगभग 60 एंगस्ट्रॉम होती है। लगभग में होती है, एग्जैक्ट नहीं होता। अबे यार लगभग कितनी होती है सर, 60 एंगस्ट्रॉम होती है, मोटाई हो गई। और होती क्या है, इसी से पूरा माइटोकॉन्ड्रिया घिरा होता है ना। इसकी जो मोटाई होती है, किसकी आउटर मेम्ब्रेन की मोटाई लगभग 60 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसी से ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया घिरा होता है। ठीक है, घिरा होता है, यही तो आउटर मेम्ब्रेन है भाई। आउटर मेम्ब्रेन का यही तो काम होता है। चलिए अब इसके बाद में आती है इनर मेम्ब्रेन। तो भाई ये जो है ना, ये सर हाँ ये सर इनर मेम्ब्रेन, हाँ यार ये इनर मेम्ब्रेन। अच्छा सर लग तो बढ़िया रही है देखने में, अबे लग बढ़िया रही है, डायग्राम में बड़ा अच्छा लगता है। ये आ गया मेरे पास इनर मेम्ब्रेन। चलिए थोड़ा सा यहाँ से खोल के ना इसको ऐसे कर दो, फिर थोड़ा सा यहाँ से खोल दो, इसको ऐसे कर दो, फिर यहाँ से भाई देख लो कैसे बना रहा हूँ डायग्राम में। अगर ना बनाना तो देख लो फिर मोबाइल के अंदर। ये अब बेटा बीच में ये यहाँ से ना बीच में करना है, ऐसा करके ये बीच में, फिर ऐसे ये यहाँ बीच में ये यहाँ बीच में, बाकी हमारा ये बन गया। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा ना राउंड ऐसे करके राउंड ये बताना आप, इसको थोड़ा राउंड और इसको थोड़ा सा डार्क कर देना, कर दोगे ऐसे करके, इसको थोड़ा सा आप डार्क कर देना सही करके। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या बेटा इनर मेम्ब्रेन होता है। ये सब क्या है हमारा इनर मेम्ब्रेन, ये सब हमारा क्या बेटा इनर मेम्ब्रेन। इसको भी अंदर ले लो। चलो ये बहुत बढ़िया डायग्राम लगता है, बहुत शानदार ये वाला डायग्राम ये। ठीक है, ये हो गया हमारा, है ना। ठीक है, तो ये रही हमारी आउटर मेम्ब्रेन। लिख दो बेटा यहाँ पे आउटर, लिख दो आउटर, OUTER, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है सर, लिख देंगे। आप आगे पढ़ाओ। तो बेटा ये क्या है, दिस इज ए इनर मेम्ब्रेन। ओके सर, चलो ये भी लिख देंगे, ये इनर मेम्ब्रेन आ गई हमारी।
ठीक है। और इसके अंदर जो भरा हुआ है ना, ये मैट्रिक्स होता है, जेल जैसा पदार्थ, ये जेल जैसा पदार्थ होता है, इसके अंदर ये मैट्रिक्स बोला जाता है इसको, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है, ये वाला पदार्थ। तो बेटा ये क्या है, यह है मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्या है, मैट्रिक्स, जेल जैसा पदार्थ। और जो ये होते हैं ना, ये वाले भाग जो तुम देख रहे हो, ये दिखाई दे रही है आपको, मैं दिखाई दे रहा हूँ, मार्कर दिखाई दे रहा है, तो ये भी दिखना चाहिए फिर। तो ये जो ये भाग दे रहे हैं सेप्टा जैसे, तो इनको बोला जाता है क्रिस्टे, क्रिस्टे, CRI बनता है, CRISTAE, ये क्रिस्टे हो गए। अब चैम्बर, चैम्बर मतलब दिस इज ए आउटर चैम्बर, OUTER, आउटर चैम्बर, ठीक है, ये आउटर चैम्बर है। और दिस इज ए इनर चैम्बर, ये क्या है बेटा, इनर चैम्बर है, ये इनर चैम्बर होता है, चैम्बर, ठीक है। यानी कि आउटर मेम्ब्रेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे रखती है, फिर इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के भीतर होती है, उसके बाद में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो चैम्बर है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, आउटर चैम्बर होता है। और इनर मेम्ब्रेन के भीतर वाला जो भाग होता है, ये वाला जिसमें ये मैट्रिक्स भरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा इनर चैम्बर होता है, ठीक है। तो 4 भागों में हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करते हैं। अब चाह रहे हो तो थोड़ा सा ना इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ये इस टाइप से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये डायग्राम अच्छा लगता है ऐसा करके, ये ठीक है, ये तो ये हमारा क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, ठीक है। ये बनाया मैंने माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप भी ऐसे बनाओ सिंपल सा यार, कहाँ इतना डिफिकल्ट सा सोचते हो कि डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा डिफिकल्ट, कहाँ डिफिकल्ट है, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती, बस सोचने वाली बात होती है। चलिए मैं इसको पूरा कर दे रहा हूँ, चैम्बर लिख दे रहा हूँ। अब आउटर मेम्ब्रेन की जो मोटाई है लगभग 60 एंगस्ट्रॉम होती है, इससे माइटोकॉन्ड्रिया घिरा होता है, इसी से माइटोकॉन्ड्रिया घिरा होता है। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो फटाफट तेजी से, जल्दी ले लिया, ओके। चलो इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद देख लेते हैं भाई कौन सी मेम्ब्रेन है भाई, अब जल्दी बताओ, ज़्यादा नहीं, बहुत कम करके पढ़ाऊँगा, बहुत कम करके पढ़ाऊँगा, ठीक है। कैसे पढ़ाऊँगा वो देखते हैं। अच्छा सेकंड नंबर है हमारा इनर मेम्ब्रेन, जल्दी बताओ बेटा इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये आ गया हमारा इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में मेरे पास क्या है, तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो होती है और होना काफ़ी नहीं होता। देखो जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इसकी मोटाई भी लगभग 60 मीटर 60 कितनी होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी मोटाई भी लगभग कितनी होती है, 60 एंगस्ट्रॉम, इतना ध्यान देना हमें से करके, ठीक है, ओके। लिख दे रहा हूँ, इसकी मोटाई भी, इसकी मोटाई भी कितनी होती है बेटा, इसकी मोटाई भी लगभग में होती है, लगभग में, लगभग 60 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, ओके सर। चलो मान लिया सर 60 एंगस्ट्रॉम होती है, इसके बाद में जो लाइन आ गई वो देखो, तो इसकी मोटाई भी लगभग 60 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये आउटर मेम्ब्रेन से 40 से 70 एंगस्ट्रॉम दूर होती है, अंदर की ओर होती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ना, वो 40 से 70 एंगस्ट्रॉम हो सकती है। डिस्टेंस मतलब आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन की दूरी, ठीक है। यह जो होती है, यह है आउटर मेम्ब्रेन से, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आउटर मेम्ब्रेन से कितनी, 40 से 70 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, दूर अंदर की ओर होती है, ठीक है, अंदर की ओर होती है, की ओर होती है। चलिए अब आगे देखते हैं कि वो अंदर की ओर होती है। इसकी मोटाई भी लगभग 60 एंगस्ट्रॉम होती है, जीरो यानी कि आउटर मेम्ब्रेन से क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन से 40 से 70 एंगस्ट्रॉम दूर अंदर की ओर होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, जो तुम ये वाला भाग देख रहे हो ना, आउटर चैम्बर, इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं। और इस माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी में, यानी कि यह माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी में सेप्टा की तरह निकले होते हैं, ये देख रहे हो, ये इस सेप्टा की तरह जो निकले पड़े हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है। यानी कि यह माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी में, माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी, तो यह है माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी में, ठीक है, सेप्टा की तरह निकले होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें क्रिस्टे, CRISTAE या माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्ट भी कहते हैं। यानी कि जिन्हें
क्रिस्टे कहते हैं। ठीक है, ओके सर, जिन्हें हम क्रिस्टे कहते हैं। अब क्या होता है कि इसमें भरा हुआ क्या होता है, मैट्रिक्स भरा होता है। चलो बाद में देखेंगे क्या भरा हुआ है क्या नहीं। फिलहाल तो मैंने बता दिया कि 40 से 70 एंगस्ट्रॉम दूर अंदर की ओर होती है, और इसमें जो ये भाग है ना, सेप्टा जैसे भाग जो है निकले होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे कहते हैं ना। चलो, इनर मेम्बर हमारा फाइनल हो गया। अब इसके बाद में आता है आउटर चैम्बर। ये ध्यान देना, ज़्यादा बड़ा नहीं है। थर्ड नंबर है हमारा आउटर चैम्बर। ध्यान दो, क्या बेटा, ये आउटर चैम्बर होता है, आउटर चैम्बर। ठीक है, ओके ओके। अब इस आउटर चैम्बर की जो चौड़ाई होती है ना, आउटर चैम्बर की जो चौड़ाई होती है, ये देख रहे हो, इस आउटर चैम्बर की चौड़ाई पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस आउटर चैम्बर की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, वो होती है 60 से 80 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 60 से, ओके सर, ओके, 80 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। ठीक है, इस आउटर चैम्बर की, ओके, इस आउटर चैम्बर की जो चौड़ाई होती है ना, ये जो पूरा आउटर चैम्बर है, ये वाला, ये इस आउटर चैम्बर की जो चौड़ाई होती है, ये इस आउटर चैम्बर की चौड़ाई कितनी हो सकती है, 60 से 80 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। और चलो ठीक है, 60 से 80 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच स्थित होता है। ठीक है, यह है आउटर मेम्ब्रेन, ओके सर, ये आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन तथा इनर मेम्ब्रेन, ठीक है सर, के बीच क्या होता है, प्रेजेंट होता है, के बीच उपस्थित होता है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं, उपस्थित होता है। थोड़ा थोड़ा लिखवाऊंगा, फिर से ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा यार, बस बहुत है इतने। अच्छा, फोर्थ नंबर हो रहा है हमारा इनर चैम्बर। चलिए, इनर चैम्बर, लो भैया, इनर चैम्बर क्या होता है। अभी जो इनर चैम्बर होता है ना, ये इनर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। ठीक है, ये जो होता है, ये है इनर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है, ये इनर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। ठीक है सर, ये इनर मेम्ब्रेन द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। ओके ओके ओके, घिरा होता है, ये इनर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है, सोचने वाली बात है। और इसमें क्या भरा हुआ होता है, मैट्रिक्स भरा होता है। ठीक है, इसमें क्या भरा है बेटा, इसमें मैट्रिक्स भरा होता है। ठीक है, क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स भरा होता है। ठीक है, मैट्रिक्स भरा होता है। इस मैट्रिक्स में क्या होता है, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। मैट्रिक्स जेल जैसा होता है, जैसे जेल होता है ना, बाल कभी खड़ा करने के लिए आपने जेल लगाए होंगे, चेहरा गोरा करने के लिए आपने जेल लगाए होंगे, बस उस जैसा होता है। तो मैट्रिक्स जेल जैसा होता है। ठीक है, मैट्रिक्स जेल जैसा होता है, जिसमें प्रोटीन्स एंजाइम एंड, ठीक है, अन्य अणु पाए जाते हैं, एंड अन्य यौगिकों के अणु पाए जाते हैं, ठीक है, बस बहुत हो गया, बस 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 बेटे, बस 4 भाग पूरे हो गए हमारे। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे। ठीक है, क्रिस्टे ये, ओके, ये वाले भाग क्रिस्टे। उसके बाद में आउटर चैम्बर, और फिर हमारा इनर चैम्बर। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। ठीक है, इनर चैम्बर कहाँ है, ये वाला भाग क्या है, ये सब इनर चैम्बर होता है। ये वाला भाग आउटर चैम्बर, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाला इनर मेम्ब्रेन, और ये जो खड़े हैं नुकीले सिरे, ये क्रिस्टे हो गया हमारा, है ना। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद देखते हैं। तो भैया चलिए, और हाँ ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी फास्टली ले लिया। ठीक है, हटा दें, इसको हटा दे रहे हैं। ओके, वो नहीं टच करूँगा अभी बेटा, वो चीज़ रेज नहीं करूँगा अभी, ये ध्यान देना। करेंगे ज़रा सब्र रखो, अभी करेंगे उसे भी। चलिए डाल दो, केमिकल कंपोजिशन किस चीज़ से बना होता है। केमिकल कंपोजिशन मेन चीज़ है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। भैया बीएससी में हो, पूरा टॉपिक पूछता है आपसे, पूरा टॉपिक, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, अगर कुछ छोड़ दिया नंबर गायब। ठीक है, डालो जरा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन, जिसको हिंदी में डालना है डाल लो। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो एक रोकर साइंटिस्ट थे ना, रोकर, उन्होंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें
90% जो होती है प्रोटीन होती है और 10% जो होते हैं वो अदर कंपाउंड होते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल का नाम आपने सुना होगा, सुना है? जैसे 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 कैरोटेनॉइड, जैसे कैरोटेनॉइड, जैसे विटामिन ई, जैसे अन्य कंपाउंड। चलिए मैं लिखवा दूँ स्लाइड में, तब समझ में आएगा। यानी कि केमिकल रोकर के अनुसार, ये जो रोकर थे ना, ये साइंटिस्ट हैं, रोकर के अनुसार, ओके 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 ओके, रोकर के अनुसार, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन में जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन जो होती है वो भाई 90% पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारा लिपिड्स जो होते हैं, जो हमारे लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स वो 25 से 35%, 25 से 30% पाए जाते हैं। प्रोटीन जो होती है 90% होती है, लिपिड्स जो होते हैं वो 25 से 30% पाए जाते हैं। अब इन लिपिड का 90% जो होता है, इन लिपिड का 90% बेटा वो फॉस्फोलिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं, ठीक है, ध्यान देना, फॉस्फोलिपिड होते हैं। यानी कि लिपिड का 90% फॉस्फोलिपिड होते हैं, और जो 10% होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल भी होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कैरोटेनॉइड हो सकता है, कैरोटेनॉइड हो सकता है, नोइड NOID, कैरोटेनॉइड हो सकता है, विटामिन ई हो सकता है, एंड अदर कंपाउंड हो सकते हैं, OTHER, अदर कंपाउंड हो सकते हैं इसमें, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना। तो यार रोकर के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन 90% होती है, लिपिड 25 से 30% होते हैं, इसमें भी 90% फॉस्फोलिपिड होते हैं और 10% में कोलेस्ट्रॉल, कैरोटेनॉइड, विटामिन ई एंड अदर कंपाउंड पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनके अलावा जो ये मैट्रिक्स देख रहे हो ना, मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में एंजाइम होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे साइटोक्रोम, नाम का सुना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेसिस, साइटोक्रोम रिडक्टेज, ठीक है, और भी अदर एंजाइम पाए जाते हैं, मैं लिख दे जाऊँ। इसके अतिरिक्त लाइन पे ध्यान देना बेटा, इसके अतिरिक्त, ओके 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 ओके, इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त मैट्रिक्स में साइटोक्रोम, ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेसिस, साइटोक्रोम रिडक्टेज ETC, ठीक है, एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, ओके ओके। इसके अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया में DNA और RNA पाए जाते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियल DNA और माइटोकॉन्ड्रियल RNA कहते हैं, और इनका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना और दूसरे जैविक कार्यों में उपयोग आना, ठीक है। तो ध्यान देना, लोकर के अनुसार प्रोटीन 90% होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, लिपिड 25 से 30% होते हैं। लिपिड का जो 90% भाग वो फॉस्फोलिपिड होते हैं और 10% भाग कोलेस्ट्रॉल, कैरोटेनॉइड, विटामिन ई एंड अदर कंपाउंड होते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त मैट्रिक्स में, जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो, इसमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेसिस भी होता है, साइटोक्रोम रिडक्टेज बोलते हैं, ETC एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ और है, इसके अतिरिक्त भी पाए जाते हैं, इसके अतिरिक्त, ओके सर, इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में DNA तथा RNA प्रेजेंट होते हैं, RNA उपस्थित होते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियल DNA तथा RNA कहते हैं, ठीक है। यह प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेते हैं, बस इतना ही बहुत है। तो ये था केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटीन और लिपिड्स से मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया बना होता है। उसके बाद में लिपिड्स के अलावा भी क्या होते हैं तुम्हारे पास, DNA RNA क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आप माइटोकॉन्ड्रियल DNA और माइटोकॉन्ड्रियल RNA कहते हो। चलिए फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बढ़ते हैं वर्क फंक्शन। समझ में आया रोकर के अनुसार? चलिए हटा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ओके ओके ओके। अब ज़रा ध्यान देना,
भाई ध्यान देना है। अब क्या ध्यान देंगे सर? अब फंक्शंस ऑफ FUNCTIONS फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आप बोल सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके ओके ओके। चलिए, सबसे पहला जो प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, यानी कि प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, ज़्यादा नहीं, मैं 5 या 6 लिखवा दूंगा, बहुत है। प्रमुख कार्य कैसे हैं बेटा? प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। ओके सर, ओके। प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं तो कैसे हैं सर? जल्दी बताओ फास्टली। पहला नंबर है मेरे पास रिस्पायरेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस, यानी कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। आप हिंदी में बोल सकते हो, मैं इंग्लिश में लिख दूंगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस। चलिए, तो बेटा फूड सब्सटेंसेस कर दिया मैंने इसको, यानी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। तो तुम्हें पता है कि खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा एनर्जी उत्पन्न होती है। ये लाइन पे ध्यान देना, यानी कि खाद्य पदार्थों का जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है? एनर्जी उत्पन्न होती है, और जो ये एनर्जी होती है वो सेल और शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी होती है। इस लाइन को फोकस करना ठीक से, ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर फूड सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, होता है। जिससे क्या होती है? जिससे एनर्जी उत्पन्न होती है। ओके सर, ओके। जिससे एनर्जी उत्पन्न होती है, यह सेल तथा अन्य कार्यों के लिए क्या होती है बेटा? उपयोगी होती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर क्या है? सेक्रेशन मतलब स्त्रावण। किस चीज़ का स्त्रावण? तो बेटा एंजाइम बाहर निकालता है। ये एंजाइम बाहर निकालता है होनवर्ग के अनुसार। एक साइंटिस्ट का नाम है होनवर्ग। तो उस होनवर्ग ने बताया कि एक एंजाइम का नाम है प्रोटियोलिटिक बोलते हैं इसको, प्रोटियोलिटिक। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलता है, जो सिंथेटिक और लाइटिक, ठीक है, गतिविधियों के लिए अधिक उपयोगी होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, मैं शॉर्ट लिख दूंगा, होनवर्ग के अनुसार, ठीक है। लाइन पे ध्यान दो, होनवर्ग के अनुसार। ओके ओके ओके, होनवर्ग के अनुसार, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है, प्रोटियो, ठीक है, लाइटिक। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम बाहर निकलता है, जो सिंथेटिक एंड लाइटिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। क्रियाओं के लिए कैसा होता है बेटे? आवश्यक होता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, थर्ड नंबर है फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, फैट मेटाबॉलिज्म। तो फैट, जो एक साइंटिस्ट का नाम है बोथोन, याद करो, बोथोन ने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, बोथोन ने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया फैट मेटाबॉलिज्म संबंधित है, फैट मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, ठीक है। एक चीज़ और है, डेवलपमेंट ऑफ, डाल दो हेडिंग, डेवलप, टाइम है नहीं इतना, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। डेवलपमेंट ऑफ मायोफाइब्रिल्स। तो दो साइंटिस्ट थे, यानी कि लेवी बोलते हैं उसको। तो लेवी ने बताया कि, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ऐसे, डेवलपमेंट ऑफ
फाइब्रिल्स, तो मायोफाइब्रिल्स, मायो, चलो ऐसे लिखते हैं मायोफाइब्रिल्स, ओके मायो, ठीक है, फाइब्रिल्स का जो निर्माण होता है इनके, मायोफाइब्रिल्स आप लिख सकते हो मायोफाइब्रिल्स, 1 मिनट, मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं ना वो माइटोकॉन्ड्रिया, मायोफाइब्रिल्स माइटोकॉन्ड्रिया में विकसित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, वो विकसित होते हैं, ठीक है, विकसित होते हैं, ठीक है। बस हो गया, बस मायोफाइब्रिल्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया में विकसित होता है। एक होता है योल्क फॉर्मेशन, तो योल्क फॉर्मेशन का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, ठीक है। चलिए एक लाइन और लिखवा देता हूँ मैं, चलो आ जाएगा यार, 5वां नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। योल्क फॉर्मेशन ना आए तो लिख लेना अपने आप खुद से, पीतक निर्माण बोलते हैं इसको, पीतक निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, ठीक है, योल्क फॉर्मेशन होता है, योल्क, बस थोड़ा सा लिख देना बस काम हो गया, योल्क फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया इन, ठीक है, चलो छोड़ो उस चीज़ को, मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है नहीं। तो मायोफाइब्रिल्स माइटोकॉन्ड्रिया में विकसित होते हैं, योल्क फॉर्मेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, तो 5 लिखवा दिया बहुत है। पेपर में आए लिख के आना, शॉर्ट में अगर पूछेगा आपसे तो फंक्शन पूछ सकता, या माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।